हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग हमारा चैप्टर है। इसमें देखिए हम आज की इस वीडियो में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस यानी कि अंतर समझने वाले हैं। एक हम अंतर देखेंगे सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, और दूसरा जो हमारा डिफरेंस या अंतर है वो है सक्रिय एवं अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। देखिए पहली वीडियो में हमने आपको पूरा प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है। उसमें हमने ये आपको बता दिया था कि सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय व अक्रिय प्रतिरक्षा होती क्या है। आज यहां पे हम अंतर समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सहज यानी कि जिसको कि हम जन्मजात प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सहज प्रतिरक्षा की, तो देखिए सहज प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि यह प्रतिरक्षा जो होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है, इसीलिए इस प्रतिरक्षा को हम जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो पहली चीज तो क्लियर है कि सहज प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जन्मजात प्रतिरक्षा, अर्थात ये ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है वैसे ही उसके अंदर इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो है डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, अर्थात जन्म से ही यह प्रतिरक्षा उत्पन्न रहती है। उसके बाद यदि हम देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित का मतलब है कि बाद में अर्जित की हुई प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि वह प्रतिरक्षा जो जन्म से ही मौजूद किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन काल के दौरान किसी न किसी अवस्था में उत्पन्न होती है। तो पहला अंतर क्लियर है कि जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह किसी व्यक्ति में जन्म से मौजूद नहीं होती है, जबकि यह प्रतिरक्षा जो है जन्म के बाद किसी न किसी अवस्था में यह जो उपार्जित प्रतिरक्षा है यह उत्पन्न होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए क्या है कि यह शरीर की एक सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा, क्योंकि यह प्रतिरक्षा जो एक सामान्य प्रकार से फंक्शन करती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो यह शरीर के अंदर विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। तो यह एक स्पेशल प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि किसी भी एंटीजन या रोगाणु के शरीर में प्रवेश करते ही जो सहज प्रतिरक्षा होती है उसके घटक जो है उन्हें नष्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि सहज प्रतिरक्षा में क्या होता है, जैसे ही कोई भी एंटीजन क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं जो कि हमारे शरीर में जाते ही रोग उत्पन्न करते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो एंटीजन या रोगाणु होते हैं जैसे ही हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं वैसे ही सहज प्रतिरक्षा जो होती है ये उन्हें नष्ट करने में जुट जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो इसका काम भी लगभग सेम ही है, लेकिन शरीर में जैसे ही प्रवेश करेंगे एंटीजन के प्रवेश करने के बाद या रोगाणु के प्रवेश करने के पश्चात यह विशेष अभिज्ञान के द्वारा पहले पहचान करता है, उसके बाद फिर नष्ट किया जाता है एंटीजन या रोगाणु को। यानी कोई भी एंटीजन या रोगाणु यदि आया है तो उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर फिर गौर करेंगे कि कौन सी प्रतिरक्षा यहां पे, कौन सा रोग है या कौन सा रोगाणु है, बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोगाणु है कि रोगाणु कैसा है, वायरस युक्त है, उसकी विशेष प्रकार से पहचान की जाएगी, यानी विशेष प्रकार का उसका अभिज्ञान किया जाएगा और उसके पश्चात फिर उनको नष्ट करने का काम किया जाता है। तो यह है तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा होती है यह शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति को बनाती है, यानी शरीर की जो प्रारंभिक रूप से जो एंटीजन या रोगाणु जो प्राथमिक रूप से जो बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा। तो प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से जो भी प्रवेश कर रहे हैं, जो भी एंटीजन प्रवेश कर रहे हैं उनको नष्ट करने का काम करेगा कौन, सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो यह पूरक प्रतिरक्षा की तरह काम करती है, अर्थात यदि यह प्रतिरक्षा की हम बात करते हैं तो मान लीजिए कोई एंटीजन प्रवेश किया और इसके एंटीजन के प्रवेश करते ही यह जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इस प्रतिरक्षा के द्वारा जो है नष्ट किया गया किसको, जो शरीर के अंदर रोगाणु या एंटीजन प्रवेश किए।
तो दोबारा जब एंटीजन या रोगाणु प्रवेश करेंगे तो वो इतना जल्दी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रतिरक्षा उनको क्या कर देती है, अप्रभावी कर देती है। और इसका आपको एग्जाम्पल भी याद रख लेना है। अगला नंबर की जो डिफरेंस है उसको आप यहां पे बना सकते हैं, इसके एग्जाम्पल को। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे सहज प्रतिरक्षा देखिए त्वचा में उत्पन्न होती है, इसके अलावा लार ग्रंथियां या श्लेष्म ग्रंथियां जो होती है यहां पर भी, और जो भक्षकाणु कोशिकाएं होती है लाल ग्रंथियों की, यहां पर भी सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा पहले से ही मौजूद होती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि जो बी एवं टी कोशिकाएं होती है जो डब्ल्यूबीसी के अंदर बनती है, ये फिर प्रभावी और याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिस कारण से कोई भी यदि खतरनाक बीमारी हो गई है एक बार तो उसके दोबारा होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो बी एवं टी कोशिका का एग्जाम्पल याद रखना है। इसके अंतर्गत जो बनने वाली प्रतिरक्षा होती है वो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, यानी बाद में जो अर्जित प्रतिरक्षा वो मुख्य रूप से बी एवं टी कोशिकाओं के कारण उनका निर्माण होता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा डिफरेंस है वो है सक्रिय व अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो देखिए सक्रिय का मतलब होता है, जब भी आप सक्रिय प्रतिरक्षा देखेंगे तो इसमें पहला डिफरेंस तो यह है कि यह एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो रोगाणु या उसके एंटीजन के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है कि यह प्रतिरक्षा पहले से ही उत्पन्न नहीं होती है। जैसे ही कोई रोगाणु या कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है वैसे ही यह प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो रोगाणु या उसके एंटीजन के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है। जैसे ही एंटीजन शरीर में प्रवेश करेगा, जैसे ही संपर्क में आएंगे, जैसे ही प्रतिरक्षा जो है, जैसे ही रोगाणु या एंटीजन शरीर के संपर्क में आएंगे वैसे ही शरीर के अंदर यह प्रतिरक्षा जो है उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात पहले से यह प्रतिरक्षा शरीर के अंदर नहीं बनी रहती है, जैसे ही एंटीजन संपर्क में आते हैं वैसे ही यह प्रतिरक्षा जो है उत्पन्न होती है। तो पहला डिफरेंस क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो कि रोगाणु या उसके एंटीजन जैसे ही संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने से जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो कि बाहर से प्रतिरक्षी पदार्थ मिलने से उत्पन्न होती है। जैसे ही बाहर से पता चला कि कोई एंटीजन या कोई भी रोगाणु प्रवेश कर रहा है वैसे ही पहले से यह प्रतिरक्षा जो है उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि ऐसी प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में देखिए क्या होता है कि एंटीबॉडी का निर्माण पहले से तो होता नहीं है। जैसे ही एंटीजन या रोगाणु शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं वैसे ही संपर्क में आते हैं, जैसे ही तो संपर्क में आने के पश्चात इनकी कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू करती हैं। तो अर्थात ऐसी प्रतिरक्षा में आपको याद रखना है कि जो एंटीबॉडी है यानी जो प्रतिरक्षी है इसके बनने में समय लग जाता है, यानी इनमें एंटीबॉडी के बनने में समय लगता है। जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा में आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जो है तुरंत सक्रिय होते हैं। तो ये आपको याद रखना है प्रतिरक्षी है, तो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो क्या होते हैं, तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और एंटीबॉडी का निर्माण कर देते हैं। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि यह प्रतिरक्षा जो है लंबी अवधि तक होती है, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा जो है लंबी अवधि तक चलती है। यानी ऐसी प्रतिरक्षा जो कि पहले से तो उत्पन्न नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई रोगाणु या एंटीजन संपर्क में आया वैसे ही एंटीबॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाता है और एंटीजन धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। तो यह प्रतिरक्षा जो है लंबी अवधि तक की होती है, अर्थात लंबे समय तक चलती है। जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो ऐसी प्रतिरक्षा कुछ ही दिनों के लिए होती है, ज्यादा दिनों तक यह प्रतिरक्षा नहीं टिकती है, कुछ ही समय के लिए उत्पन्न होती है और कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। जबकि इसके बाद आखिरी डिफरेंस देखिए क्या है कि यह प्रतिरक्षा अर्थात जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है यह हानि रहित होती है एवं पार्श्व प्रभाव रहित होती है। किसी भी प्रकार से पार्श्व प्रभाव यानी कि पार्श्व बीमारियां, इसके बाद कोई भी बीमारियां होने का खतरा उतना ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन यदि अक्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो ऐसी प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा जो बाह्य एंटीबॉडीज होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया करके खतरे की संभावना होती है। तो जो बाह्य एंटीबॉडी होते हैं उनके प्रति शरीर के अंदर जो उत्पन्न बाह्य एंटीबॉडीज हैं उनकी अनुक्रिया करके खतरे की संभावना भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो हानि रहित होती है और इसमें थोड़ा बहुत हानि या खतरे की संभावना बनी रहती है अक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर। तो इस प्रकार से आपने देखा पहला जो डिफरेंस है हमारा
वो है सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में, यानी कि जन्मजात व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। और जो दूसरा हमारा डिफरेंस है वो है पैसिव और एक्टिव प्रतिरक्षा के अंतर, यानी पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी के मध्य। तो सक्रिय व प्रतिरक्षी, सक्रिय व अक्रिय प्रतिरक्षा के मध्य अंतर, और साथ ही साथ सहज व जन्मजात या उपार्जित प्रतिरक्षा के मध्य अंतर आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।